इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 7 हास्यकरण की समझ भाग 2। भाग 1 में आप इसके ऊपर का पढ़े हो कि आदिवासी कौन थे, आदिवासियों की भूमिका क्या होती है, आदिवासी रहते कहाँ थे। अब हम पढ़ेंगे आदिवासियों और प्रचलित छवियां। आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं और उनकी क्या छवि है, वो कैसे थे कैसे नहीं थे, इसके बारे में भी अभी पढ़ना बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले मैं ये बता दूं, ये चित्र आपको दिख रहा होगा, ढोलक एकदम ढोल लेकर सब कोई पीट रहा है, बड़ा बड़ा टोपी पहना हुआ है, ऊपर दिख रहा है ना। ये परंपरागत पोशाकों में सजे धजे जनजातीय समुदाय की तस्वीर है। ये परंपरागत तस्वीर है इन लोगों की। मतलब जिस तरह पूजा पाठ में हम लोग सजते हैं आज के समय में, पूरे एकदम शेरवानी साड़ी वगैरह पहनकर, सलवार सूट जीन्स टॉप पहनकर, पहले ऐसे लोग सजते थे। ये परंपरागत पोशाक आप तो जान चुके हो। आमतौर पर आदिवासियों को इन्हीं रूप में पेश किया जाता है। आज भी आदिवासियों को इसी रूप में पेश किया जाता है। कोई भी फिल्म आज भी देखोगे तो आदिवासी एक अलग ही दिशा में दिखेंगे, एक अलग ही दृश्य में दिखेंगे, चाहे फिल्म हो, चाहे सीरियल हो, चाहे कुछ भी। इसके आधार पर हमें यह गलतफहमी हो जाती है कि आदिवासी रंग बिरंगे और पिछड़े लोग होते हैं। अरे यार, रंग बिरंगी क्या है, सब मन के ऊपर है। मन अच्छा तो सब अच्छा, मन गलत तो सब गलत। मन साफ तो सब साफ, मन गंदा तो सब गंदा। मन चंगा तो सब चंगा, मन नहीं चंगा तो कुछ नहीं चंगा। तो ये मन के ऊपर है। अपने मन को बनाओ, अपने विचार को शुद्ध करो, विचार को बनाओ, विचार को अच्छा करो। आप अच्छा बोलोगे तो आपको कल अच्छा मिलेगा। आज गाली देकर बोलोगे तो कल आपको गाली देकर ही मिलेगा। सामने वाला भी गाली देकर ही बोलेगा। आज सुधर जाओ तो कल का टेंशन भूल जाओ। हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों और फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया गया है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं, सिर पर मुकुट लगाए, हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। कौन? आदिवासी। इसके अलावा हम उनकी जिंदगी के सच्चाइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक है। जो लोग आज मिडिल क्लास, हायर क्लास और लोएस्ट क्लास में जो रहते हैं, उन लोगों को भी भ्रम है कि हम एक अच्छा जिंदगी जीते हैं, हम एक आकर्षक दिखते भी हैं। उनका जीवन बहुत आकर्षक है, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है, ये आज भी मानना है। आदिवासियों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। आगे कौन नहीं बढ़ना चाहता? मैं सवाल देता हूं, आगे कौन नहीं बढ़ना चाहता? आप सब आगे बढ़ना चाहते हो। जो भी अभी पढ़ रहा है वो भी आगे बढ़ना चाहता है, तभी तो पढ़ रहा है। नहीं बढ़ना चाहता तो क्यों पढ़ता? क्लास में अव्वल आना चाहता है तभी तो पढ़ रहा है। नहीं आना रहता तो नहीं पढ़ता। सिंपल है, साफ बात है। अगर आपको कुछ करना ही नहीं रहते तो पढ़ते क्यों? अगर तुमको कुछ नहीं करना तो पढ़ने से फायदा नहीं है कुछ भी। जैसे में बताया गया है, बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं, और बहुत लोग ये मान लेते हैं कि हम नहीं सुधरने वाले, हम नहीं बिगड़ने वाले, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम अपने आप को नहीं बदलने देंगे। यही गलती होती है लोगों की कि लोग हमेशा अनपढ़ गंवार ही रह जाते हैं। लोग कभी पढ़ नहीं पाता, लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाता। यही है कि लोग क्या कहेंगे। एक सवाल है, लोग क्या कहेंगे। दूसरा है, हमारा मन खुद नहीं मानेगा तो लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। लोगों का काम है कहना, अपना काम है करना। आज पढ़ रहे हो, लोग बोल रहा है कि पढ़ने जा रहा है, कि क्या करने जा रहा है, कौन जानता है। और लोग आगे बढ़ने देंगे तब ना कोई आगे बढ़ेगा। एक आगे बढ़ता है तो 4 पैर पकड़ के पीछे खींचने वाले होते हैं। 4 नहीं, 40 पैर पकड़ के खींचने वाले होते हैं। एक आगे बढ़ेगा, 40 पीछे खींचेंगे। यही दुनिया है। कक्षा 6 की किताब में आपने पढ़ा था कि खास समुदायों को बनी बनाई छवियों में देखते चले जाने की वजह से
इस तरह के समुदाय के साथ अक्सर कितना भेदभाव होता है। पिछले छठी क्लास में आपने पढ़ा कि बनी बनाई जो छवियां हैं उनके सामने इस समुदाय को बहुत भेदभाव सहना पड़ता है। बहुत इनको भेदभाव के कारण इनको मतलब अवहेलना दिया जाता है कि तुम अलग हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम गंदे हो, तुम भद्दे हो, तुम अछूत हो, तुम छूत हो। इस तरह की बातें उसमें बोली जाती है। पहले तो था मंदिर में नहीं जाना है, सार्वजनिक स्थान पर नहीं जाना है, किसी के खेत में नहीं जाना है, रोड पर नहीं चलना है, रोड पर चलना है तो साइड में चलना है। ऐसे नियम थे पहले और ऐसे मानना ही पड़ता था। नहीं मानोगे कल बड़ा जाति वाला आकर गोली मार देगा। ये तो आम बात थी। आदिवासी और विकास। आदिवासी और उनका विकास कैसे हुआ इसमें देखते हैं। जैसा कि आपने इतिहास की अपनी पाठ्यपुस्तक में पढ़ा था, 8वीं क्लास के इतिहास में आपने पढ़ा था कि भारत में तमाम साम्राज्यों और सभाओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। लोहा, तांबा, सोना और चांदी के आयस्क, खदान, कोयला और हीरे, कीमती इमारती लकड़ी, ज्यादातर जड़ी बूटियां और पशु उत्पाद जिसमें मोम, खाल और शहद और एवं जानवर, हाथी जो कि शाही सेना का मुख्य आधार रहा है, ये सभी जंगलों से ही मिलते हैं। ये देखो मैं आपको बताता हूं, यहां से लेकर यहां तक राज्य को क्या चाहिए? लोहा, तांबा, सोना और चांदी ये मिलते थे। कोयला और हीरे ये भी मिलते थे। कीमती इमारती लकड़ी जंगलों से मिलती थी। ज्यादातर जड़ी बूटियां भी, पशु उत्पाद भी जंगल से मिलता था, जिसमें से मोम, लाख, शहद। मोम हो जाता है जो मोमबत्ती में रहता है, मोम। वो मोम पहले के लोग उसको डालडा के जैसा इस्तेमाल करते थे और शरीर में लगाने के लिए भी काम आता था। लाख का मतलब आपको बता दूं, बारूद। शहद वो हनी जो होता है ना, मध वाला हनी। और स्वयं जानवर में हाथी जो शाही सेना का मुख्य आधार होता था। शाही सेना में अगर ये जंगल का हाथी नहीं हो तो सेना किस बात का, सब बेकार का है। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं जंगलों से बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा है। जंगलों से ही पानी मिलता है। अब समझ में आ रहा है कि ये जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। ये जो जंगल हैं हमारे पानी और हवा को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। जंगल नहीं रहा तो पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन कहां से देगा? लेकिन 1/4 जो होता है ना ऑक्सीजन, वो जंगल देता है। बाकी का 3/4 ऑक्सीजन पानी देता है, समुद्र देता है। तो ये भी उतना ही सच है कि अगर नदी जरूरी है तो समुद्र भी जरूरी है। अगर जंगल जरूरी है तो पेड़ भी जरूरी है, क्योंकि जब तक पेड़ नहीं तब तक जंगल नहीं, जब तक नदी नहीं तब तक समुद्र नहीं, समुद्र नहीं तो पहाड़ नहीं, फिर पहाड़ से पानी आता है, नदी से होते हुए फिर समुद्र में विलीन मतलब मिल जाता है। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था। 19वीं सदी तक, और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। आदिवासी उस जंगलों के बारे में पूरा एकदम पट्टा पट्टा जानते थे। एकदम डेग डेग का बात बता देंगे कि कहां पर चलना चाहिए, कहां पर नहीं चलना चाहिए। और आज के डेट में मैं बताऊं क्या? चलो बता ही देता हूं। आप दिल्ली से ले लो, पूरा इधर पूरब के तरफ पकड़ लो, दिल्ली से पूरब, ये सब जंगल। महाराष्ट्र जंगल, मतलब समझ लो कि जहां आज टाउन बना है कल वहां पर जंगल था। जहां आज टाउन बना है वहां पर जंगल था ही था, क्योंकि उसी को काट कर टाउन बनाया गया है। क्योंकि जहां पर खदानें लगती थी वो पहाड़ी एरिया होता था, जंगली एरिया होता था। इसके वजह से सारे जंगल साफ। मैं जहां पर रहता हूं छपरा,
बिहार का छपरा जिला, छपरा में ये जो एरिया में मैं रहता हूँ, यहाँ पर विशाल जंगल हुआ करता था और इस जंगल में हिरनें थी। क्या था? हिरन, जिसको सारण्य बोलते हैं। तो यहाँ पर सारण्य ऋषि भी एक रहते थे, इसीलिए छपरा को सारण जिला के नाम से जाना जाता है। सारण जिला का हेडक्वार्टर है छपरा। तो ये पूरे एरिया जंगल से भरा हुआ था, लेकिन चाहत बढ़ी, यहाँ पर लोगों को हेडक्वार्टर मिल गया, इसके वजह से स्कूल अच्छा हो गया। स्कूल अच्छा हो गया तो सब धीरे धीरे ऑफिसेस खुल गए। ऑफिस खुल गया तो यहाँ पर सारे पेड़ को काट डाला गया और काट कर घर बना दिया गया। अब सब कोई रह रहे हैं। इन इलाकों में उनकी गठरी पैदा थी, इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी। पैठ मतलब वो इस इलाकों के चप्पा चप्पा का ज्ञान रखते थे और पूरे इलाके पर कब्जा करके रखते थे। उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण था, इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, क्योंकि जंगल तो उन्हीं का है, जो आएगा उनको मार काट के खा जाएंगे चाहे दफना देंगे। बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे और बहुत सारे मतलब राज्य थे जो संसाधनों के लिए जंगल के आदिवासियों से समझौता कर लेते थे कि तुम मेरे को ये दो, हम तुमको सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। यह तस्वीर आदिवासियों के प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है, मैं दिखाऊंगा। आज उन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। यो हाशियाई और शक्तिहीन के मतलब कमजोर हैं। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीजें बीनकर आजीविका चलाते थे। शिकार करेंगे, उसका खाल बेचेंगे, दांत बेचेंगे, दांत का नग बना के बेचेंगे और बीनकर बांस काट कर छैटी ढाका बीनते थे, बहुत चीज बीनते थे, कपड़ा बीनते थे, वो बेचते थे। इनसे उनकी आजीविका मतलब रोजी रोटी खान पीन चल जाता था बस, क्योंकि उसके बाद चाहिएगा कि उस समय तो कोई बचत करता ही नहीं था। आज तो लोग बचत करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उस समय तो नहीं था भैया। जो है आज ही है, पहले तो नहीं था। वे एक जगह ठहर कर काम करते थे और बहुत जगह पर जो जाति होते थे वो एक जगह ठहरते नहीं थे, वो भटकते रहते थे। और खेती करेंगे, हट जाएंगे, फिर अगले जगह पर खेती करेंगे, हट जाएंगे। वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। बहुत लोग लंबे समय तक एक जगह पर खेती करेंगे, फिर हट जाएंगे। पहले क्या था, अगर आदिवासियों पर हमला करना है तो उनके ठिकानों को मतलब उसको ठिकाने को देखा जाएगा तो उनका ठिकाना क्या है। फिर होता क्या था, फिर होता था कि जब हमला करोगे तो ठिकाना ही बदल देंगे, तो लोग वहां पर जाओगे तो वही तुमको उल्टा पीट डालेंगे, क्योंकि उन लोगों का प्लान होता था, जिस तरह आज का सैनिकों का प्लान होता है। हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम है, बहुत जगह है। असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ओडिशा में है, चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में नहीं, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश का कुछ भाग आ जाता है, बिहार का कुछ भाग आ जाता है, आज भी जंगली एरिया है। झारखंड भी आज भी जंगली एरिया, जहाँ पहाड़ी है, पहाड़ी एरिया में आज भी निजी निवासी रहते हैं वहां के। ये तो आम बात हो गई है। हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम हैं, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलाव, वन नीतियों और राज्य और निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन इलाकों को बागानों, निर्माण स्थल, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। ऐसे में इन सारे लोगों को बागानों में काम करो, निर्माण स्थलों पर काम करो, उद्योगों में काम करो या घर के नौकर बन के काम करो, घरों की नौकरी में उनको ढकेल दिया जाता है। तो ये इसी के वजह से उन लोगों का आर्थिक व्यवस्था ही हिल गया, क्योंकि राज्य का चाल बढ़ गया। नेता सब जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा। नेता बेच देंगे जमीन को, तुमको मार दिया जाएगा। अरे यार, इतनी बड़ी एरिया है, उसमें से 500-600 लोगों को मार कर दफना ही दिया गया, तो किसी को क्या मालूम चलता है। तो ऐसा ही पहले हर किसी का सोच यही होता था, बिजनेसमैन का सोच यही होता था।
इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्र पर कोई नियंत्रण नहीं है। मतलब अब इतिहास में 4000, 5000, 14000 पहले से इतिहास ले लो तो आदिवासियों का वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन अब उनका नियंत्रण खत्म हो गया है। जंगलों से भी न ही उन तक सीधी पहुंच है और उन तक पहुंच भी सीधा नहीं है। बहुत सारा इलाका अभी भी है जिसको टापू बोलते हैं। उन टापू पर आज भी आदिवासियों का राज है। वो किसी को जाने नहीं देते वहां पे। अगर हवाई जहाज से कोई पेट्रोलिंग भी करता है तो उस पर भी तीर चलाते हैं, भाला चलाते हैं, पत्थर चलाते हैं और उसको भगा देते हैं, नहीं तो नष्ट कर देते हैं। अब चलो एक सारांश में पढ़ के बताता हूँ। झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों मॉरिशस, कैरिबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे हैं। भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है। आदिवासियों की वजह से ही असम का चाय अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है और पूरे समाज में आज असम का चाय, मतलब पूरे विश्व हिंदुस्तान में भी असम का चाय सप्लाई होता है। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। 70 लाख। इस विस्थापित की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातना, विरह और मौत की कहानी से रही है। 19वीं सदी में ही इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में जा चुके हैं। 5 लाख आदिवासी मर चुके हैं 19वीं सदी में। नीचे दिया गया गीत आदिवासियों के आकांक्षाओं और असम में उनके वास्तविक हालात की बगानी पेश करता है। चलो गीत बता ही देता हूँ। गीत है, आओ मिनी असम चले, आओ मिनी असम चले। मतलब वो बोल रहे हैं कि चलो हम अब असम चले, असम के तरफ चले। हमारे देश में तो बहुत कष्ट है, हमारे देश में तो बहुत कष्ट है। मतलब जिस जगह पे हम रह रहे हैं वहां पर बहुत कष्ट है। पहले क्या होता था, सब अलग अलग देश हुआ करता था। अपने हिंदुस्तान में भी सब राज्य अलग अलग देश के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब भारत माता का इकट्ठा किया गया, भारत माता को एकत्रित किया गया, भारत माता के नाम से हिंदुस्तान को बढ़ाया गया, तो सारे राज्यों को बांटकर एक संशोधन बना दिया गया कि सब राज्य केंद्र सरकार के अधीन रहकर काम करेंगे, उनकी सुरक्षा केंद्र सरकार की होगी। ऐसे नियम चालू हो गए। असम की धरती पर मिनी हरियाली से भरे चाय के बागान हैं। और बोला जा रहा है कि असम के धरती पर मिनी, वहां पर हरियाली चाय का बागान है। सरदार कहता है काम काम, सरदार कहता है काम काम, बाबू कहता है उन्हें पकड़ो और इधर लाओ। सरदार कहता है, काम कराने वाला बोलता है काम करो, और जो सेठ होता है वो बोलता है इसको पकड़ के इधर लाओ। साहब कहता है मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। हे जादू राम, तुमने हमें असम भेजकर बड़ा छल किया है, क्योंकि वहां पर भी इनको आराम नहीं था। ये स्रोत है वसु एस झारखंड मूवमेंट, एथनिसिटी, कल्चर एंड साइलेंस। इसमें लिखा भी है। हम पढ़ रहे अध्याय 7 हास्यकरण की समझ भाग 2। ये चित्र देखो आप, चित्र से क्या समझ में आता है? नीचे भी चित्र है क्या? नीचे चित्र नहीं है। ये चित्र देखो, ये कोयला का खदान लग रहा है। यह फोटो ओडिशा के कलाहाटी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी है। कहाँ पे? ओडिशा के ये न्यामगिरी पहाड़ी का फोटो है, दृश्य है। यह डोगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। यहाँ पर डोगरिया कोंड नाम के आदिवासी समुदाय यहाँ पर रहते थे। न्यामगिरी इस समुदाय का पवित्र पर्वत है, और न्यामगिरी ये जो समुदाय रहते थे उनका पवित्र पर्वत हुआ करता था।
आज तो उन पर्वत ही कहाँ है, पर्वत को तो काट डाला गया, देखो सारे पर्वत को हटा दिया गया है, माइनिंग कर दिया गया है वहां पर। एक बड़ी एल्युमिनियम कंपनी यहाँ खान और शोधक संयंत्र रिफाइनरी लगाना चाहती है। यह योजना इस आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगी। इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्ताव योजना का जमकर विरोध किया। पर्यावरणवादी भी उनका समर्थन करते थे। जो पर्यावरण संरक्षण केंद्र होता है, जो आदमी होते हैं उसके लिए लीडर, नेता, वो भी उनका समर्थन कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चला, और इस कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चला था सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं। इमारती लकड़ी, ये खत्म कर ही देता हूं इसमें। इमारती लकड़ी और खेती और उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। खेती और वन विभाग को तो साफ कर ही दिया गया है। किसके लिए? फैक्ट्रियों के लिए, उद्योगों के लिए। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रहती थी। जो भी चीज चाहो सब प्राकृतिक संसाधन पर मिलेगा। किस पर मिलेगा? प्राकृतिक, जंगलों में मिलेगा, जो नेचर है वहां पर मिलेगा। इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया, और जो ताकतवर लोग होते थे जनजाति पर बहुत ज्यादा, जो जनजाति भूमि थी जनजाति लोगों की, जिसको लोग आज अछूत बोलते हैं, पहले भी बोलते थे, तो उन लोगों की जो जाति हो गई आदिवासी, तो उन लोगों से छीन लिया जाता था जबरदस्ती, और ताकतवर लोग मिलकर काम करते थे, छीनते थे कि मुझे भी कुछ पैसा मिल जाएगा। काफी बार उनकी जमीन जबरन छीनी गई है, और निर्धारित प्रक्रिया का पालन बहुत कम किया गया है। जमीन छीनकर जो प्रक्रिया है उसकी पालन कम की गई है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से ज्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। 50% से ऊपर आदिवासियों को एक जगह से दूसरे जगह भगा दिया गया है। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताजा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड में जो लोग भी स्थापित हुए हैं, जो लोग एक जगह से दूसरे जगह उनको भगा दिया गया है, उनमें से 79% आदिवासी थे। कितना? 79% आदिवासी थे। उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशय में डूब जाती है, और उनके सैकड़ों बांध बनता है, उस जलाशय में उनकी जमीन डुबा दी जाती है। इतना बड़ा बड़ा डैम बना है, जिसके वजह से क्या हुआ है, बहुत सारे आदिवासियों को वहां से हटा दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जहां मूर्ति बना है, वहां से भी आदिवासियों को हटा दिया गया है। मतलब वहां पे जो गांव रहता था, उस गांव को हटा दिया गया है। पूर्वोत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों से बंधी है। सशस्त्र बलों जो हथियार लेकर आ रहे हैं लड़ने के लिए, और उनसे टकरावों के वजह से भी वह बंदी बन गए, जमीन छोड़कर जाना ही पड़ा। इसके अलावा भारत में 104 राष्ट्रीय पार्कों के लिए भी 40,501 वर्ग किलोमीटर 543 वन्य जीवन अभयारण्य के लिए जमीन देखा गया। कितना बाउंड्री हुआ? 1,18,918 वर्ग किलोमीटर है। जहां पर पार्क बनाए गए हैं वो 40,501 वर्ग किलोमीटर है। आज भी जितने पार्क ले लो मिलाकर, फिर से है 5,493 वन्य जीवन अभयारण्य। जो चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर के लिए इतना जमीन को घेरा गया है। कितना? 1,18,918 वर्ग किलोमीटर। ये ऐसे इलाके हैं जहां मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे।
अब उन्हें वहां से उजाड़ दिया गया है। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है और वहां से मारकर भगा दिया जाता है। क्योंकि अरे यार, मरना कौन चाहता है? भले 2 रोटी कम खा लेंगे, दूसरे जगह पर कमा लेंगे, मरने से कुछ फायदा है क्या? जी नहीं, लड़ने से फायदा है। अपने जमीन के लिए लड़ जाओ, अपने भावनाओं के लिए लड़ जाओ, अपने लिए लड़ जाओ। क्योंकि इंसान जीने के लिए आसान जिंदगी कुछ नहीं होता है। आसान जिंदगी चाहिए तो मर जाओ। मुश्किलों भरी जिंदगी जीने के लिए ही इंसान पैदा होता है। आसान जिंदगी के लिए इंसान पैदा नहीं होता। केवल 2 टाइम का खाना खा लेने के लिए इंसान पैदा नहीं होता। जनहित कल्याण के लिए होता है, पृथ्वी के कल्याण के लिए होता है। पृथ्वी के कल्याण के लिए ही नर और मादा को जमाया गया, लड़का और लड़की को पैदा किया गया है। लेकिन उसका गलत उपयोग कर लेना। देखो यार, अपनी जिंदगी है, हाईटेक जियो, मतलब किसी भी प्रकार का जियो। अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगा दो। केक काटते हो, टॉफी बांटते हो, बहुत पैसे खर्च करते हो, मत करो। एक पेड़ लगा दो। जितने साल के रहोगे तो एक पेड़ लगाओगे ना। जब जब तुम्हारा जन्मदिन आएगा एक पेड़ लगाओ। ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ लगाने के लिए। तुमको जब भी फंक्शन करने का मन कर रहा है, उस फंक्शन के दिन भी एक पेड़ लगा दो। भले 4 गो टॉफी कम खरीदो, लेकिन एक पेड़ लगा दो। इस तरह तुम जीवन को बचाने और जंगलों को बढ़ाने में सहायता करोगे, उसके मददगार होगे। अपनी ऑक्सीजन प्राप्ति के लिए अपने घर में एक पेड़ लगा लो। हमेशा पेड़ लगाते रहो। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जंगल वाला पेड़ लगा दो। एक पीपल का पेड़ लगाओ और बाकी सब फल वाला पेड़ लगाओ। समझ लो कि तुमको टेंशन ही नहीं रहेगा कि ऑक्सीजन मिला कि नहीं मिला। फिर पढ़ते हैं अगले अध्याय में, अध्याय 3 में। लेते हैं विदा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।